हेलो दोस्तों, मैं केपीएल राजू कला दृष्टि में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नागरी लिपि का 5वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। बहुत ही वीवीआई टॉपिक्स को समझने के लिए बहुत ही अच्छे सा प्रमाण के साथ लेकर आया हूं। ध्यान रहे कि इस टॉपिक्स आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछले वीडियो आप देखेंगे तब। जैसा कि 5वां पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि अभी कुछ समय पहले तक, कुछ समय पहले का मतलब है कि अभी आपका काल 2022 है ना। तो कुछ समय 1, 2 वर्ष, 3 वर्ष नहीं बल्कि 1200 वर्ष के पहले आ जाइए। यहाँ तक 1400 वर्ष आप पहले आ सकते हैं, 1000 वर्ष तक कह सकते हैं। हालांकि इस 5वां पैराग्राफ, 6ठा पैराग्राफ, 7वां पैराग्राफ में जो वर्णन है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में? तो नागरी लिपि का प्रमाण दक्षिण भारत में क्या क्या मिला और उत्तर भारत में कहाँ कहाँ हुआ, क्या क्या मिला। क्या बताए? दक्षिण भारत के संदर्भ में, उत्तर भारत के संदर्भ में नागरी लिपि का प्रमाण यानी नागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, किस रूप में किया, इसके बारे में जानते हैं। और उत्तर भारत में सर्वप्रथम किसने किया और कैसे कैसे किया, इसका विकास कैसे हुआ है ना, कौन कौन देवनागरी लिपि को अपनाया है ना, वो उसके बारे में समझ रहे हैं। दक्षिण भारत में किसने कौन कौन से राजा थे जो कि देवनागरी लिपि का प्रयोग किया, दूसरे भाषाओं का जबकि प्रयोग नहीं किया भी होगा, समान स्तर से किए होंगे, तो उसी का चर्चा इसमें है ना। अधिकांश पैराग्राफ आपको वर्णन है। तो यहाँ पर जो वर्णन है सर्वप्रथम बताते हैं कि कुछ समय पहले पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। क्वेश्चन आएगा कि पोथियां क्या लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था दक्षिण भारत में? पोथियां लिखने के लिए, यानी पोथियां यानी किताबें है ना, लिखने के लिए क्या है, नागरी लिपि का व्यवहार होता था। जबकि हम जानते हैं कि दक्षिण भारत की लिपियां क्या है, दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं, दक्षिण भारत की लिपियां जो आपका है क्या है, दक्षिण भारत की लिपियां आपका कन्नड़, तेलुगु, मलयालम है ना, ये सारे हैं। समझिए दक्षिण भारत की लिपियां ये है, लेकिन फिर भी क्या है, देवनागरी का प्रयोग होता है दक्षिण भारत में। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में कौन से लिपियां हैं? कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। लेकिन फिर भी देवनागरी लिपि कैसे आया वो इसी बात में हमको समझना है। तो लेखक प्रमाण बताते हैं, कहते हैं कि यहाँ तक कि उत्तर भारत से पहले दक्षिण भारत में ही नागरी लिपि का प्रयोग हुआ है, जबकि दक्षिण भारत के ये भाषाएं नहीं है। दक्षिण भारत की भाषा मुख्य रूप से ये है। उस टाइम ये विकास हो रहा था और उसी टाइम ये लिखा जा रहा था। और दक्षिण भारत की लिपियां क्या है? देवनागरी लिपि। उत्तर भारत की लिपियां क्या है? देवनागरी लिपि। और दक्षिण भारत की लिपियां ये है। इसे हम द्रविड़ लिपि के नाम से जानते हैं, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम को द्रविड़ लिपि के नाम से भी जानते हैं। तो कहते हैं फिर भी इस लिपि का विकास कम दिख रहा था और उससे भी ज्यादा हमको विकास किसका दिख रहा है? तो नागरी लिपि का दिख रहा है। तो आरंभिक लेख दक्षिण भारत में भी, वो भी कहते हैं देवनागरी का आरंभिक लेख हमें कहाँ मिले हैं, है ना, आरंभिक लेख दक्षिण भारत में मिले हैं। क्वेश्चन आएगा कि आरंभिक लेख, देवनागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ मिले हैं? दक्षिण भारत में। देवनागरी लिपि का आरंभिक लेख दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में नहीं। यानी सबसे पहले जो देवनागरी लिपि का प्रमाण मिला है कहाँ? दक्षिण भारत में। जबकि उत्तर भारत का ये लिपि है, फिर भी दक्षिण भारत में पहले मिला। अब देखिए दक्षिण भारत की इस लिपि को हम क्या है, नंदी नागरी लिपि जानते हैं। क्वेश्चन आएगा उत्तर भारत की लिपि को हम क्या जानते हैं? देवनागरी लिपि। जबकि है ना उत्तर भारत में इस लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसे नंदी नागरी भी कहते हैं, देवनागरी भी कहते हैं और नागरी भी कहते हैं। 3 नामों से है, ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन भी है कि देवनागरी को हम क्यों कहते हैं, नंदी नागरी क्यों कहते हैं, ये अलग क्वेश्चन है। लेकिन दक्षिण भारत की लिपि, इस लिपि को क्या जानते हैं? नंदी नागरी लिपि। और उत्तर भारत इस लिपि को हम देवनागरी लिपि जानते हैं।
है ना। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को कौन से नाम से जाना जाता है, तो नंदी नागरी लिपि। इस लिपि को सर्वप्रथम किसने नाम दिया था, तो विजयनगर के शासक ने। नंदी नागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो विजयनगर के शासक ने। नंदी नागरी लिपि का सर्वप्रथम किसने किया था, तो विजयनगर के शासक ने, जो कि दक्षिण भारत के थे, ना कि उत्तर भारत का प्रयोग। परिणाम को दक्षिण भारत में ही उसने प्रयोग किया था। अब देखिए दक्षिण भारत के प्रमाण क्या क्या मिले हैं जो नंदी नागरी लिपि का प्रयोग किए हैं। दक्षिण भारत में, है ना, कौन कौन ऐसे हुए व्यक्ति और कौन कौन ऐसे, यानी कौन कौन ऐसे राजा हुए जो कि दक्षिण भारत में प्रयोग किए, है ना। जबकि उनका भाषा क्या है, उनको प्रयोग क्या करना चाहिए, कन्नड़, तेलुगु इत्यादि। जैसे कि अगर हमारा क्षेत्र में मगही बोली जाती है तो मगही का ही नहीं हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, इत्यादि करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। हमारी तो भाषाएं नहीं है, हम लोग तो किसी और भाषा में बोलते हैं। फिर भी उसी प्रकार से यहाँ भी दक्षिण भारत में ये भाषाएं देवनागरी लिपि नहीं थी, फिर भी क्या है कि देवनागरी लिपि का व्यवहार करते हैं। सेम टू सेम यही यहाँ पर समझना है कि हमारी भाषाएं कुछ और है, फिर भी इस भाषा को हम क्यों महत्व दे रहे हैं। तो महत्व जिस प्रकार से भी हम लोग इंग्लिश का देख रहे हैं, उसी प्रकार उस टाइम में समझिए तो क्या है, देवनागरी का देते होंगे। और देवनागरी लिपि को दक्षिण भारत में क्या जानते हैं, नंदी नागरी लिपि। और सर्वप्रथम नंदी नागरी लिपि का नाम किसने दिया, विजयनगर के शासक ने। और किसने लिपि में प्रयोग किया सर्वप्रथम अपने पोथी में, तो विजयनगर के शासक ने। तो सबसे पहले नंदी नागरी लिपि का प्रयोग विजयनगर के शासकों ने किया था। तो ठीक, आप यहाँ 5वां पैराग्राफ को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, है ना, कि कुछ समय पहले पोथी लिखने के लिए क्या है, दक्षिण भारत में इस लिपि का प्रयोग होता था। इस लिपि को हम नंदी नागरी लिपि के नाम से जानते हैं। कहाँ, उत्तर के दक्षिण भारत में नंदी नागरी लिपि का प्रमाण कोंकण, सिलहार, मान्यखेड़ के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव, विजयनगर के शासक, यानी दक्षिण भारत के ये सारे, जैसे ये वंश हुए, ये भी वंश हुए, ये भी वंश हुए, है ना, एक प्रकार का ये प्रमाण है। तो जगह जगह पर जो भी अंश मिले, है ना, ये नागरी लिपि का, उसका दक्षिण भारत में वही प्रमाण बताते हैं, है ना। ठीक है, अगला पैराग्राफ को देखते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जैसा कि हम 5 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं और छठा 7वां है, इसमें हम देखें तो ये वर्णन है कि दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में क्या क्या, किन सिक्कों पर क्या लिखवा है। दक्षिण भारत के शासकों ने, है ना, किस समय और क्या शब्द खुदवाए, और उत्तर भारत के शासकों ने किस समय और क्या शब्द खुदवाए। किस लिपि में, दक्षिण भारत के कन्नड़ लिपि में नहीं, बल्कि नागरी लिपि में, है ना। कौन सा शासक क्या लिखवाए थे, तो सीधा स्पष्ट है। अगर आप इसे अच्छी तरह संतर स्पष्ट करते देखें तो आपको चैप्टर समझने में आसानी होगा। क्या कहते हैं, राज चोल प्रतापी राजाओं ने अपने शासन में सिक्कों पर नागरी अक्षर लिखवाए थे। सर्वप्रथम क्या बता रहे हैं प्रमाण, है ना, कि इतना किस सदी में, 11वीं सदी में क्या लिखवाए थे, चोल प्रताप ने लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन इसका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि केरल के शासक को भी दक्षिण में ही केरल पड़ते हैं, है ना। चोल का साम्राज्य जो है दक्षिण में ही है। केरल के शासक अपने सिक्कों पर वीर केरलस शब्द नागरी लिपि में लिखवाए। केरल के शासक ने क्या लिखवाए थे, वीर केरलस। बरगुन के बलियम तानपत्र किस लिपि में है, तो नागरी लिपि में। क्वेश्चन आएगा, वीर केरलस किस लिपि में है, नागरी लिपि में। चोल प्रतापी राजा किस लिपि में लिखवाए थे, नागरी लिपि में। किस समय, 11वीं सदी। बीबीआई क्वेश्चन यहाँ से भी, और किस लिपि में लिखवाए, यहाँ से भी। अब देखिए कि 12वीं सदी में कौन थे, तो केरल के शासक थे, और क्या थे, वीर केरलस शब्द लिखवाए थे। वीर केरलस का संबंध केरल से है, किस समय, तो 12वीं सदी में। अब देखिए बरगुन का ताम्रपत्र किस समय, है ना, तो 9वीं सदी में। क्या है, 9वीं सदी में। 9वीं सदी में बरगुन का बलियम ताम्र, एक बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि बरगुन का बलियम ताम्र किस शब्द में है, तो नागरी लिपि में। किस लिपि में, नागरी लिपि में। किस सदी में, तो 9वीं सदी में पाया गया था। सर्वप्रथम यानी पाया गया है बरगुन का पलियम ताम्रपत्र। ताम्र मतलब एक प्रकार का अभिलेख, यानी कहीं से खुदा हुआ प्राप्त हुआ। यानी जब हम खोदते हैं तो कोई चीज मिलता है कि नहीं मिलता है प्राचीन वस्तुएं में, उसी प्रकार से, है ना, जब पता कर रहे हैं, प्रमाण बता रहे हैं कि पहले दक्षिण भारत में नागरी लिपि कि पहले उत्तर भारत में, पहले दक्षिण कि उत्तर, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी हिंदी बोल रहे हैं, तो यही बात लेकर के कि अगर हम लोग हिंदी बोल रहे हैं तो पहले कहाँ, दक्षिण भारत में, यानी हम लोग उत्तर में है, और जो दक्षिण की तरफ भारत है
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलुगु वो दक्षिण हो गया। तो कहते हैं दक्षिण में सबसे पहले मिले और दक्षिण में ही कुछ प्रमाण मिल रहे हैं। इसका कारण क्या है ना, देखिए कहते हैं और भी दक्षिण में श्रीलंका भी पड़ता है। तो श्रीलंका के का संबंध पराक्रम बाहु, विजय बाहु दो शासक हुए थे। बीबीआई क्वेश्चन है, जो भी बता रहे हैं इसमें से सारा ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए हमने इसको लिखा है। श्रीलंका में कौन कौन थे? पराक्रम बाहु, विजय बाहु, जो कि नागरी लिपि में ही उन्होंने लिखवाया था। अब किस समय? तो 12वीं सदी में। अब देखिए कौन कौन सदी पढ़े? 11वीं सदी है ना, एक 12वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी, 9वीं सदी, 12वीं सदी, यानी 9वीं, 11वीं, 10वीं, 10वीं है ना। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो क्या 11वीं सदी है ना। अब देखिए इधर भी अगर आप देखें तो इसको भी आपको मिल जाएगा अकबर का काल के अर्थ में। अकबर के काल के स्तर से भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन इसको उसी समय देखिएगा। उत्तर भारत में कौन सा काल था? तो 9वीं सदी, 8वीं सदी की देखिए, यानी 9वीं, इसमें भी हमको शब्द कुछ मिल जाते हैं। तो देखिए सबसे 11वीं सदी में पहले क्या मिलते हैं? 11वीं सदी में इस्लाम के शासक कोई महमूद गजनवी उत्तर भारत में आया था आक्रमण करने हेतु। उसके अगर हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा। हिस्ट्री को लेकर भी ये समझाने का दृष्टि भी है ना। अब मोहम्मद गजनवी आया तो चांदी के सिक्कों पर नागरी शब्द लिखवाया था। क्वेश्चन आएगा कि चांदी के सिक्कों पर सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो महमूद गजनवी ने। और उसने सर चांदी के सिक्कों पर नागरी लिपि का किसने लिखवाया था? तो महमूद गजनवी ने। अब देखिए एक तरफ कलमा था और उसने सिक्के, जो चांदी के सिक्के थे दो, एक चित्त एक पट होता है। एक तरफ क्या था? कलमा अंकित था और एक तरफ क्या था? एक तरफ कलमा लिखा हुआ था। क्वेश्चन आएगा कलमा किस शासक में लिखा था? चांदी के सिक्कों पर महमूद गजनवी के शासक में लिखा हुआ था। दूसरे तो क्या लिखा था? अव्यक्त में कम मोहम्मद निरपति। कहते हैं कि मोहम्मद जो है इस धरती पर भगवान के अवतार हैं, ये माना जाता है। व्यक्त मतलब है ना, व्यक्त हुए हैं, अवतरित हुए हैं। अकबर के सिक्कों पर रामसिंह शब्द लिखवाए गए हैं, है ना। अकबर के सिक्कों पर क्या है? रामसिंह शब्द। जबकि महमूद के सिक्कों पर क्या लिखवाया गया था? अव्यक्त में कम मोहम्मद। किस समय में? 11वीं सदी में, है ना। उसी प्रकार उत्तर भारत बताया जा रहा है कि हम देख रहे हैं उत्तर भारत में भी 11वीं सदी में, है ना। दक्षिण भारत में 11वीं, 12वीं, 8वीं मिल जाता है ना। यहाँ भी मिल जाते हैं 11वीं सदी में किसने क्या लिखवाए, है ना। तो उसी प्रकार से पूरा हिस्ट्री पढ़ते हुए पता चलता है कि उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में ये क्या है, पूरे देश में क्या है, 8वीं से 9वीं सदी में देवनागरी मिल जाते हैं। सबसे पहले यानी सबसे निम्नतर काल के देवनागरी का माना जा रहा है कब? यानी 8वीं से 9वीं, 8वीं से 9वीं। इसीलिए इसे हम सर्वदेशीय लिपि जानते हैं। सर्व यानी सभी जगह, देशिक मतलब पूरे देश में व्याप्त यह लिपि थी। कब? सबके 8वीं से 9वीं सदी में, यानी 800 से 900 ईस्वी में ये पूरे देश में व्याप्त हो गई थी। क्यों, कैसे व्याप्त हो गई थी इसका प्रमाण हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? सर्वदेशिक लिपि। अगर आप कहीं कहिए सर्वदेशी लिपि कैसे थी, तो इसके साथ साथ एक और उत्तर लिखिएगा, ये कैसे थे? ये सर्वदेशी लिपि थी। कारण क्या लिखेंगे? बर्यून का ताम्रपत्र क्या है? 9वीं लिपि में प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार से मोहम्मद गौरी ने इतना प्राप्त कर लिया था। तो इन उपरोक्त से उदाहरण से पता चलता है कि सर्वदेशी लिपि थी, है ना। इसमें अगर आप इसके शब्द में आ जाए तो यहाँ पर भी कुछ नहीं ज्यादा कह रहा है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन की संभावनाएं बनते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, कि किस समय में क्या हुआ था, है ना। तो जैसे 11वीं सदी में कौन आया था? तो मोहम्मद गजनवी, इस्लामी शासक। महमूद गजनवी महमूद गजनवी इस्लामी शासक था, है ना। उत्तर भारत का संबंध, कोई कहेगा कि महमूद गजनवी का संबंध उत्तर भारत के दक्षिण भारत से, तो उत्तर भारत से। और चोड़ का संबंध दक्षिण भारत से, है ना। और निरपति अवतारम किसके सिक्कों पर लिखा हुआ था? तो महमूद गजनवी के। अकबर के सिक्कों पर क्या लिखा था? तो राम सिंह इत्यादि ऑब्जेक्टिव आप इससे आप लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव VVI बनते हैं, किसी प्रकार से पूछ सकता है निसंदेह। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1028 में किसका मिला था, यानी ये जो सिक्के मिले हैं या मोहम्मद गजनवी के सिक्के कहाँ मिले हैं? तो 1028 में। 1028 में भी बताया जा रहा है कि जो चोर प्रतापी राजा का जो है 1028 में ही सिक्के लिखवाए थे उत्तर भारत में महमूद गजनवी। और उसी टाइम में कौन आया था? तो चोर प्रतापी राजा, ये सब उसी टाइम में खुदवाए थे। इधर भी प्रचलन हो रहा था, मतलब उत्तर में भी चल रहा था नागरी लिपि और दक्षिण में भी। तो सब सारे क्वेश्चन है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ध्यान देके लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पैराग्राफ में देखते हैं। चलिए अब आपका आ गया है
अगला पैराग्राफ में 8वां पैराग्राफ देखें तो कहा जा रहा है गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि तथा बाद में सिद्धम लिपि के अक्षरों की छोटी आड़ी त्रिकोण थी। अब देखिए ब्राह्मी लिपि का विकास हम लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके थे, पहला वीडियो में। ब्राह्मी लिपि का विकास, ब्राह्मी लिपि का विकास के संदर्भ में, तो विकास जो हुआ था ये दो भाग में बटा था, यानी एक उत्तर भारत, एक है ना दक्षिण भारत, और तो जैसा कि देखिए कि ब्राह्मी लिपि के बारे में बताया जा रहा है कि ये हम बताए थे पहले वीडियो को, उत्तर भारत दक्षिण भारत में बटा, इसे हम द्रविड़ लिपि जानते हैं, दक्षिण भारत को इसे हम देवनागरी जानते हैं। देवनागरी की विशेषता क्या है, इसके अक्षरों की सिरों पर पूरी लकीर बन जाती है, लकीर यानी है ना सिरों पर एक पूरी लकीर बन जाती है, यानी यही देखिए सिरो रेखा उतनी ही लंबी होती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। मान लीजिए राम लिखना है तो राम इतना बड़ा देंगे, कह रहे जितना जरूरत है उतना ही देंगे ना, ये हो गया है ना। उसी प्रकार से इसको हम सिरो रेखा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिरो रेखा बोलते हैं। लेकिन क्या सिरो रेखाएं सभी में है, नहीं है। मान लीजिए ABCD लिखते हैं तो ABCD इसमें ऐसे ऐसे देते हैं, नहीं। उर्दू लिखते हैं, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये ABCD ऐसे देते हैं, नहीं, इसमें सिरो रेखाएं नहीं होती हैं। तमिल में भी हमने पढ़ा था कि तमिल में भी हमने पढ़ा था है ना, तो ऐसे देते हैं, फिर देखें तो ऐसे देते हैं, तो ये इसमें भी सिरो रेखा ऐसे ऐसे दे रहे हैं, नहीं। यानी कहीं ना कहीं हमारी जो विशेषता है इसमें ही दिखती है। ये सिरो रेखा हो गई, यानी विशेषता। क्वेश्चन आएगा कि नागरी लिपि की विशेषता, ये क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि निम्नलिखित कौन कौन सी विशेषता है। तो सबसे पहले सिरो रेखा, दूसरी क्या है, प्राचीन से मिलते जुलते हैं, इसीलिए प्राचीन शब्द से मिलते जुलते, यानी जैसे ल देखो, आप देखेंगे तो थोड़ा ल जैसा दिखता है कि नहीं, यानी ल कुछ इस प्रकार से हो गया है, तो कुछ मिलते जुलते हैं, आसानी से इसे पढ़ा जा सकता है ना। र भी है तो र कुछ ऐसे होगा, लेकिन र हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। यह होगा तो कुछ ऐसे होगा, लेकिन यह हम ऐसे लिखते हैं, यानी कुछ कुछ सेमी मिलते हैं। इसलिए प्राचीन अक्षर जहाँ भी देखे होंगे है ना, उससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आप देखिए कि सिरो ये तो समझ में आ गया होगा कि देवनागरी विशेषता क्या है। तो किताब अगर आप पढ़िएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, पॉइंट बाय पॉइंट है, अगर आप इसे समझने का प्रयास करें तो आसान होगा। अब है सिद्धम लिपि। सिद्धम लिपि जो है, सिद्धम लिपि की विशेषता यही है कि ये क्या होता है, त्रिकोण होता है। क्या होता है, त्रिकोण, और आड़ी तिरछी लिखी जाती है, आड़ी तिरछी ये लिखी जाती है, तिरछी लिखी जाती है। यानी मान लीजिए त्रिकोण ऐसे रहेगा, ये ऐसे है ना, यानी आप इसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे कुछ भी समझिए, त्रिकोण थोड़ा सा होता है, ये सिद्धम लिपि हो गया। सिद्धम लिपि की विशेषता ध्यान रखिएगा, आड़ी तिरछी लिखाएं होते हैं और त्रिकोण होते हैं, है ना, इसमें और कुछ नहीं होता है। चलिए, और अगर देखें तो देवनागरी लिपि का व्यवहार जो 8वीं सदी में मिलने लगते हैं, लेकिन 9वीं सदी में मिलने जा लगते हैं, तो लेखक का कहना 8वीं 9वीं तो मिलने लगते हैं, लेकिन फिर भी सप्रमाण उतना कह नहीं सकते, अमुक यानी निश्चित नहीं कह सकते हैं कि इतना ही समय में मिलने लगते हैं। लेकिन उसके बाद का समय में एकदम निसंकोच है कि 10वीं 11वीं 12वीं में एकदम निश्चय ही देवनागरी का विकास दक्षिण में भी उत्तर में भी दोनों जगह हो चुका था। जैसे नागरी शब्द कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं, पुरानी शैली के कुछ है ना अक्षर नागरी लिपि में दिखाई देते हैं, है ना। अर्थात अभी हम जो पैराग्राफ पढ़ रहे थे है ना, 6ठा 7वां नहीं बल्कि 8वां 9वां और 10वां पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे थे देवनागरी लिपि का। तो आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं, है ना। किताब को पढ़कर भी जो जिस ढंग से नोट डाउन कराए हैं आप उसे किताबी से अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। अब है कि देवनागरी को हम नंदी नागरी क्यों कहते हैं, देवनागरी क्यों कहते हैं, नागरी क्यों कहते हैं, इसके पक्ष में है ना बहुत सारे उत्तर हमारे लेखक देते हैं और कारण भी देते हैं कि हम क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, अगर आप इसमें देखें तो नागरी लिपि की उत्पत्ति, इसके बारे में बड़े विद्वान का मतभेद है। मतभेद गुजरात के ब्राह्मणों, या इसके बारे में आपको बताएंगे, बहुत सारे कारण लिखवा देंगे, है ना। ये भी क्योंकि VVI क्वेश्चन है कि देवनागरी को हम नागरी लिपि
क्यों कहते हैं, कौन कौन से कारण बताएं, कौन कौन सा प्रमाण दिए हैं, है ना। तो देखिएगा, पटना का एक प्रमाण देंगे, एक गुजरात का प्रमाण देंगे, है ना। तो विभिन्न प्रमाणों के साथ साबित करते हैं कि शायद देवनागरी कैसे बना होगा। अब देखिए, एक कारण आपको बताते हैं, हमारा भारत जो है देवों की नगरी कहा जाता है, देवों की नगरी। अर्थात दूसरा है कि पटना, है ना, पटना के एक समय में कोई राजा थे, शायद गुप्त साम्राज्य के, शायद चंद्रगुप्त को कोई बोले होंगे कि देव कहा जाता था। अब देख, गुजरात के ब्राह्मणों को है ना, नागर के नाम से पुकारा जाता था। कई ऐसे प्रमाण है जिसके कारण क्या है कि हम देवनागरी घोषित कर सकते हैं। तो विभिन्न रूपों से एग्जाम्पल देते हैं कि हम कैसे साबित करेंगे कि इसका नाम देवनागरी ही पड़ा। इसके पक्ष में आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगला वीडियो में अच्छी तरह से इसको हम कारण आपको लिखवा के क्लियर करा देंगे, है ना। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कोई प्रकार का दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करें, है ना, इसे नोट डाउन कीजिए।